दोस्तों, नागपुर में दंगा हुआ। नागपुर कहने से आपको ध्यान आएगा कि वहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस दंगे में सुनियोजित तरीके से पुलिस पर हमला किया गया, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों को आग लगाई गई। मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि किस तरह से दंगाइयों ने दंगा करने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को इसका दोषी बताया जा रहा है। मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि किस तरह से इकोसिस्टम काम कर रहा है और उन दंगाइयों के पक्ष में इकोसिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ। जैसे ही दंगे हुए तत्काल उसकी जो गलती है उसको छुपाने के लिए कहा जाने लगा कि यहाँ तो 500 साल से दंगे ही नहीं हुए, नागपुर शहर में तो 200 साल से दंगे नहीं हुए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज से लगभग 100 साल पहले इसी नागपुर में, इसी क्षेत्र महल में विकराल दंगे हुए थे जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो क्यों ये इकोसिस्टम एक्टिव होता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर इस बारे में पूरा खुलासा किया है और सख्त एक्शन के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है मकोका के अंदर अब इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इन सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और पूरी जिंदगी ये जेल में गुजारेंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस के बयान से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि दंगे का पैटर्न आप यदि देखेंगे इस दंगे के बारे में, जिसको कहा जा रहा है कि साहब 500 साल में यहाँ तो बड़ी शांति रहती थी, यहाँ तो कभी दंगे हुए ही नहीं। और तो और ताज्जुब की बात यह है कि इस दंगे को लेकर आपको बताएं कि यहाँ जो महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं प्यारे खान, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का दंगा कभी हुआ ही नहीं, यहाँ तो 300 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं इस प्यारे खान समेत उन विपक्षियों की पोल खोलते हुए आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा। आप गूगल करेंगे आपको जानकारी मिलेगी। आज से 98 साल पहले 4 सितंबर 1927 को जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी मौजूद थे, हालांकि वो उस समय नागपुर में अपने घर पे नहीं थे, उस समय यहाँ पर लक्ष्मी पूजन के बाद यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा जब इस महल एरिया में पहुंची तो उस यात्रा को घेरकर उसके ऊपर हमला किया गया। उस हमले में आपको बताएं कि फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवक रक्षा के लिए सामने आए, यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन उसमें 25 लोग मारे गए थे और 180 लोग घायल हुए थे। ये 25 में से 13 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे जो इस यात्रा की रक्षा में लाठी लेकर साथ चल रहे थे। यानी संघ के स्वयंसेवकों ने आज से 98 साल पहले इसी तरह इस एरिया में, महल एरिया में अपनी जान गंवाई है हिंदुओं की रक्षा के लिए। और इकोसिस्टम कह रहा है कि पिछले 300 साल में इस एरिया में तो कोई दंगे हुए ही नहीं, मतलब अंग्रेजों के पहले हुए होंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद तो कोई दंगा हुआ ही नहीं। भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां ये कम्युनिटी रहती है और जिनको शांति दूत बोलते हैं और वहां दंगा ना होता हो। आप सोचिए किस किस तरह के बहाने बनाए जाते हैं। यहां कहा जा रहा है कि हमारी धार्मिक पुस्तक जला दी, कहते हैं साहब उसकी अफवाह फैला दी गई। अफवाह फैला दी गई, कोई कहता नहीं है औरंगजेब की चित्र को जलाया था, कपड़े पे छपा हुआ था, इससे ही गुस्सा हो गए। लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि अगर किसी मस्जिद के सामने से डीजे बजाते हुए कोई यात्रा निकल रही है तो दंगा हो जाता है। तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो दंगा हो गया, कांवड़ यात्रा निकलती है तो दंगा हो जाएगा। सीए के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, अगर पुलिस हटाने आएगी तो दंगा कर देंगे। वक्फ बोर्ड एक्ट का अमेंडमेंट हो रहा है जिसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सरकार उसमें अमेंडमेंट करना चाह रही है, तो देखिए दंगे की धमकी दी जा रही है। भावना भड़क जाए पता नहीं कब, तो ये कहते हैं हमारी धार्मिक भावना आहत कर दी गई, जरा कोई एक शब्द बोल के दिखा दे। ये कुछ भी बोलें किसी के लिए, लेकिन क्या इस देश में कोई कानून, पुलिस, संविधान ये केवल हिंदुओं के लिए है? इस विशेष वर्ग के लिए कोई यहाँ कानून नहीं है क्या? अगर मान लीजिए किसी की धार्मिक भावना आहत हुई, अगर मान लीजिए किसी को किसी से कोई दिक्कत हुई, तो जैसा बाकी लोग करते हैं, बाकी लोग पुलिस थाना जाते हैं, एफआईआर करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, आजकल तो फोन पर पुलिस आती है, लेकिन ये वर्ग कहता है कि हम तो भीड़ में इकट्ठे होंगे
और भीड़ तंत्र ही हमारा खुद का फैसला करेगी। और वो जो नारे देते हैं मैं उसको बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ये उसको एक ही बोलते हैं कि हमारे इस गुस्ताखी की सजा क्या है, वो उसके नारे लगाते हैं सर। यहाँ नुपुर शर्मा केस में हमने देखा किस तरह से नुपुर शर्मा आज भी Y+ सुरक्षा में है। यदि केंद्रीय सुरक्षा बलों की उसको सुरक्षा ना हो, पता नहीं कब से ये उसकी हत्या कर देते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोग, क्या आप सोचिए, देश की आजादी के पहले से इसी तरह देश का बंटवारा, उसके बाद 6 लाख महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, किसका दोष था? तब कौन सी भावना हाथ हुई थी? क्या कर रहे थे? इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की बात करी जाती है। और अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये दंगे की बात की जा रही है कि साहब यहाँ जो है भावना आहत की गई, और फिर कह रहे हैं कि साहब ये तो माहौल खराब किया। विपक्षी पार्टियों को देखिए, उनकी बेशर्मी देखिए कि जैसे दंगा हुआ है वो ये तो कहने से रहे कि ये दंगा करने वाले दंगाई थे, किस तरह के नारे वो लगा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अगर वहां भीड़ इकट्ठी थी और आपको वहां उस भीड़ से कोई दिक्कत थी तो पुलिस प्रोटेक्शन कर रही थी, और पुलिस में आप कंप्लेंट कराइए, आपके पास वीडियो है, नाम है, सब कुछ है। लेकिन आप उसके बजाय वहां पत्थर इकट्ठे करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर वो जानकारी दी है कि एक ट्रॉली भर करके वहां नुकीले पत्थर पहले लाए गए। आमतौर पे कोई ट्रॉली में पत्थर के टुकड़े जा रहे हैं तो कोई सोचेगा यार किसी को मकान बनाना होगा, कोई प्लॉट में भराई कर रहा होगा, पता नहीं किस काम के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन अब तो ये पुलिस एजेंसियों को देखना पड़ेगा कि यदि किसी विशेष मोहल्ले में ये जो शांति दूत रहते हों, उन मोहल्लों में क्या ईंटों को, पत्थरों को अगर इकट्ठा किया जा रहा है। और इसको भी आपको बताऊं, यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस जी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आए, उसको तो पुलिस एजेंसियां देख भी सकती थी। दिल्ली का 2020 का जो दंगा हुआ, उसमें पुलिस की रिपोर्ट आई है कि वहां कांच की बोतलें, तेजाब और जो पत्थर इकट्ठे किए गए, उसमें कई दिन से उसकी तैयारी चल रही थी। और छोटी छोटी जो ठेला गाड़ी होती है, रिक्शा जिसको बोलते हैं, उन रिक्शों में बोरियों में भर भर कर चुपचाप उन पत्थरों को लाया गया और छतों पर पहुंचाया गया। किसी को पता भी ना लगने पाए कि सामान क्या जा रहा है, बोरी में पैक है, किसी को क्या पता लगेगा इसके अंदर क्या चीज है। कांच की बोतलें, तेजाब और वो सब ताहिर हुसैन की छत पर पहुंचा दी गई थी। और कहीं दिल्ली में जगह जगह इस तरह की पत्थरों की पूरी एक वहां इकट्ठा करके ढेर लगा दिया गया। आप सोचिए, अभी 2 जगह के दंगे आप देखिए। ये जो दंगा हुआ है नागपुर का, यहां भी पुलिस पर हमला हुआ है। ऑन रिकॉर्ड है कि 3 डीसीपी लेवल के अधिकारियों पर हमला हुआ है। इसमें से जो निकेतन कदम है, एसपी रैंक के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर तो कुल्हाड़ी से हमला हुआ है, वो अभी आईसीयू में भर्ती है। अब आप सोचिए, संभल दंगा हुआ, वहां भी पुलिस पे हमला हुआ, क्योंकि वहां तो पुलिस ही थी। जो वकील थे विष्णु जैन, उनकी प्रोटेक्शन में वो लगी हुई थी क्योंकि उनको निरीक्षण करने जाना था, और पुलिस पे हमला। यानी आप सोचो कि इस भीड़ का, तंत्र का एक सीधा तरीका है कि आप पुलिस पर प्रहार करिए ताकि आम जनता में दहशत हो जाए, उनको लगे कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे बचेंगे। और इसलिए इनके पास लूटने, पिटने और बलात्कार कराने के अलावा और कोई रास्ता ना बच जाए। जिस तरह से नागपुर से वीडियो फुटेज आ रही हैं, लोगों ने छुप करके अपने घरों से वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस भीड़ ने इकट्ठा होकर, लोगों ने ताले लगा लिए, गेट बंद कर लिए, लेकिन इन्होंने गाड़ी जो बाहर खड़ी थी उनको तोड़ा, घरों में पथराव किया, और इसी में मौका मिलता ही ये लूटपाट करते हैं। कई शोरूम में लूटपाट हुई है, जगह जगह इनका ये काम करना है भीड़ का, और जहां इन्हें मौका मिलता है वहीं ये घरों में घुस जाते हैं और घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार करना, लूटपाट करना, आगाजनी करना एक ट्रेंड है। दिल्ली में भी इसी तरह गाड़ियों में जो बाहर खड़ी थी उनमें आग लगा दी गई, जहां मौका मिला घरों में आग लगा दी गई। संभल में भी आप देखें कि इसी तरह का ट्रेंड था। सेम इसी तरह जहां भी दंगे होंगे तो ये आगाजनी भी करते हैं, और नागपुर में भी यही हुआ है। तो सवाल उठता है कि अगर इनको ये दिख रहा है, मान लो चलो कि इनकी भावना आहत हुई, तो अचानक से एक ट्रॉली पत्थर कहां से आ गया। आग लगाने के लिए कोई ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, पेट्रोल चाहिए, आपको मिट्टी का तेल चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो कहां से आ गया। मुंह पे बांधने वाले मास्क, और इनको पता है कि टीयर गैस छोड़ी जाएगी तो उससे बचने का सामान, यानी गीले कपड़े, वो सब अरेंजमेंट पहले से था। इसका मतलब इन्होंने पहले से सोच रखा था कि इधर ये प्रदर्शन होगा और हमें दंगा करना है। ये सब जो चल रहा है ये तैयारी है, और इस पर मैं कुछ मीडिया चैनलों को देख रहा हूं, मैं उसमें
कहने में कोई गुरेज नहीं है। एएनआई पर रिपोर्ट चल रही थी, उसमें कह रहा था दो पक्षों में बवाल। ये दो पक्ष में कौन सा बवाल है भाई? सड़क पे एक ही पक्ष था और दूसरा पक्ष पुलिस थी। तो क्या पुलिस और एक शांति दूतों में दंगा है? पुलिस तो भागती नजर आ रही थी अपनी जान बचाने के लिए, उनके ऊपर पथराव हो रहा था, उनके अधिकारियों पे हमले हो रहे थे और वो अपनी जान बचा रहे थे। उनके पास पिस्तौल थी, उनके पास राइफल थी, चाहते तो गोली चलाते, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई क्योंकि इस देश के विक्टिम कार्ड खेलने वाला पूरा इकोसिस्टम, ये वामपंथी लोग, ये कांग्रेसी, ये समाजवादी, सबके सब सड़कों पे उतर गए होते अगर एक भी मौत पुलिस की गोली से हुई होती। और ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये हुआ है और बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है और इसलिए क्या करो, देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दो। तो आप देखें कि चाहे संभल था, वहां भी पुलिस ने संयम से काम लिया था और बाद में एक्शन हुआ। ऐसे ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ये आदेश दे रखे थे पुलिस को कि कोई भी शांति भंग ना होने पाए, आप इन गुंडइयों की गुंडई को देखने के लिए दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऐसी कार्रवाई करें कि जो नजीर बनेगी। अब देखना होगा, देवेंद्र फडणवीस ने तो सदन के अंदर खड़े होकर कहा है कि औरंगजेब की औलादों को हम जमीन में गाड़ देंगे। इस तरह के कठोर शब्द इस्तेमाल किए थे। तो अब देखना होगा कि क्या प्रैक्टिकली ये पुलिस वहां की कर पाएगी, क्या सरकार योगी आदित्यनाथ की तरह इन पर एक्शन ले पाएगी, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन आपको ये बता दूं कि नीतीश राणे बीजेपी के नेता हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया। इसके बारे में सारे कुछ घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वही चीज सत्य है क्योंकि राज्य के प्रमुख है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने जो कोई मालूमात दी है वो सत्य है। उसके साथ जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था, महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे लगता है 2008 के करीब तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था। तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तुमको आंदोलन करना है ना, तो अपना लोकशाही तरीके से आंदोलन करो ना, अपना विचार रखो लोगों के सामने, अपना मुद्दा बताओ। तुमको पुलिस लोगों के हाथ उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। सर, क्या आप अबू आजमी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं? अबू आजमी ने अगर महिमा मंडन नहीं किया होता तो शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो, उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो। सुना आपने, नीतीश राणे ने साफ साफ कहा है कि अबू आजमी का भड़काऊ बयान इसके लिए दोषी है। इस पर देवेंद्र फडणवीस वो क्या कह रहे हैं सदन के अंदर, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है,
यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस उन दंगाइयों को और उनके सपोर्टरों को बता देना चाहते हैं कि आपकी सब पोल पट्टी खुल चुकी है। इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी, अगर नहीं होती तो इतनी फोर्स वहां ना होती, और अगर इतनी फोर्स नहीं होती और इसको केवल प्रदर्शन मानकर 10-20 पुलिसकर्मी वहां होते, उच्च अधिकारी वहां मौजूद ना होते, तो ये कैजुअलिटी बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती थी। पुलिस ने प्रोटेक्शन लिया, अधिकारी मौके पर उसको समझ रहे थे गंभीरता को, इसीलिए ये दंगा मिनिमम नुकसान के साथ कंट्रोल में कर लिया गया है। हालांकि अभी कर्फ्यू लगाया गया है, उसके हटने के बाद क्या हालात होंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन यहां आपको यह भी बता दूं कि पत्रकार हैं सुरेश चौहान, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि महाराष्ट्र की पुलिस एक तरफ नागपुर जल रहा है और वो इफ्तियार पार्टी दे रही है। एक पत्र उन्होंने जारी किया है और वो कहते हैं कि क्या नवरात्रि के उपवास पर भी कोई पुलिस इस तरह का कोई निमंत्रण देगी। सवाल यह है कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस लिए? भाई मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की तरफ से एक पहल है कि कम से कम हमारी तरफ से एक कदम बढ़ाया जा रहा है शांति के लिए, लेकिन दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। आप इनके लिए कुछ भी कर दो। कुछ लोगों ने तय किया हुआ है कि हमको कानून नहीं मानना, हमको कोई कायदा नहीं मानना, हमको तो केवल उकसाऊ बातें करनी है और हमको भीड़ तंत्र को ही लागू करना है। हम जो कहें वो सही, और हम किसी पुलिस कानून, देश के कानून को नहीं मानेंगे। इसीलिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए इनको वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन नहीं चाहिए एक्ट में, और ये कहते हैं सीए लाओगे तो भी हम सड़कों पे उतरेंगे। यानी देश का कोई कानून इनको मानना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस देश के माहौल को खराब करना है, और ये लगातार, मैं आपको बता दूं कि देश में औरंगजेब की औलादें, बाबर की औलादें, जब से बाबर और औरंगजेब आए उसके बाद से, यानी लगभग 1000 साल से भारत में रह रहकर अलग अलग क्षेत्रों में ये हो रहा है। और ये भारत में ही नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में ये कोड़ की तरह ऐसे लोग हो गए हैं जो दंगाई हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ दंगाई मानसिकता के लोग हैं, और अब इनमें 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हो चुके हैं, जिनका ना घर ना बार। उनको लगता है कि इस देश में लूटो और लूटपाट करके यहाँ अपना राज करो और यहाँ इनकी जमीनों हड़प लो, यहाँ लोगों को भगाओ। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आज यहाँ रहेंगे कल वहाँ रहेंगे। बहुत बड़ा एक ये नासूर बन चुका है। अब इसको केंद्र सरकार कैसे निपटेगी? जैसा मांग की जाती है कि इस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और ऐसे दंगों में त्वरित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग नागपुर में की जा रही है। अब देखते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि मकोका के अंदर, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत सख्त कानून है, उसके तहत इन दंगाइयों पर कार्रवाई की जाएगी, इनकी संपत्तियां जब्त होंगी, बुलडोजर कार्रवाई इनके ऊपर होगी। और अगर ऐसा हुआ तो नजीर बनेगा। लगता तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई एक्शन ले पाएगा भारतीय जनता पार्टी का अन्य कोई मुख्यमंत्री, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर योगी जैसा एक्शन नहीं कर पाए तो फिर आगे से मेरी उनको सलाह है कि इस तरह के वो बयानबाजी और भाषण ना दें कि खाली खोखला आपका बयान साबित हो। आपके में अगर हिम्मत है तो एक्शन करके दिखाइए, जैसा योगी जी बोलते हैं वही करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये जो सच मैंने बताया है, जो इकोसिस्टम इनका एक्टिव हो रहा है, हिंदुओं को ही दोषी बताया जा रहा है, आरएसएस बजरंग दल को दोषी बताया जा रहा है, और ये लगातार पहले से शुरुआत कर दी गई थी कि बीजेपी जहां होती है वो माहौल खराब करती है, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इसको जन जन तक पहुंचाना है ताकि इन विपक्षी पार्टियों की और इन दंगाइयों की सच्चाई का पता लग सके। वंदे मातरम।